नमस्कार, मैं गुलाब मीना। आज हम प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक मनु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मनु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के जीवन वृत्तांत के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। प्राचीन भारतीय धार्मिक, पौराणिक एवं राजनीतिक साहित्य में मनु के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे मानव जाति के प्रथम पुरुष, मानव सृष्टि के रचयिता, मनुस्मृति के प्रणेता, भारत के प्रथम राजनीतिक चिंतन, हिंदू विधि के प्रथम संहिताकार आदि आदि। इतिहासकारों का मत है कि प्राचीन भारत में अनेक मनु नामक पुरुष हुए और इन सब में भेद किया जाना आवश्यक है। हमारे लिए उस मनु नामक राजशास्त्री का विशेष महत्व है जिसे मनुस्मृति नामक ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मनुस्मृति के लेखक मनु का पूर्ण तथ्यात्मक परिचय देना कठिन है। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। मनु प्राचीन वैदिक परंपरा के विद्वान हैं और वे मात्र राजशास्त्री नहीं अपितु धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री और विधि शास्त्री भी। अर्थात मनु को सर्वांगीण व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है। मनुस्मृति वैदिक साहित्य, स्मृतियां, महाकाव्य, नीतिशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। राजनीतिक व सामाजिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्मृति साहित्य का विशेष महत्व है। स्मृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति के रचना काल के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को 150 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर सालेटोर मनुस्मृति का रचना काल 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व मानते हैं। मैक्स मुलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं। इसी प्रकार जॉर्ज व्यूलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात 2री शताब्दी की रचना मानते हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु। मनुस्मृति मूल रूप से राजनीति प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। इसकी विषय वस्तु का स्वरूप व्यापक है। मनुस्मृति में मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए हैं ताकि व्यक्ति को लौकिक तथा परलौकिक सुखों की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु मनुस्मृति में व्यक्ति के धर्म, पारिवारिक जीवन, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। संपूर्ण ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं जिनमें निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, द्वितीय अध्याय जाति कर्मादि संस्कार विधि ब्रह्मचर्य, तृतीय अध्याय पंच महायज्ञ नित्य श्राद्ध विधि, चतुर्थ अध्याय गृहस्थ आश्रम के नियम, 5वें अध्याय में भक्ष और अभक्ष पदार्थों मनुष्य द्वारा शुद्ध रहन सहन के नियम, 6ठे अध्याय में वानप्रस्थ संन्यासाश्रम, 7वें अध्याय मुकदमों का निर्णय, कर संग्रहण आदि राजधर्म, 8वां अध्याय साक्ष्य प्रक्रिया, 9वां अध्याय वैवाहिक प्रक्रिया, परिवार में संपत्ति आदि का विभाजन, 10वां अध्याय विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, आपातकाल के कर्तव्य और धर्म, 11वां अध्याय प्रायश्चित विधान अर्थात पापों की निवृत्ति और 12वें अध्याय में मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्मज्ञान आदि का विवेचन किया गया है। अर्थात मनुस्मृति में मानव जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से उपयोगी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति मानव जीवन के लिए आचार संहिता प्रस्तुत करती है। राज्य संबंधी विचार। मनु की मान्यता है कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए राज्य एक अनिवार्य संस्था है और राज्य के अभाव में समाज में अराजकता फैल जाती है। उन्होंने राज्य में राज की उत्पत्ति दैवीय मानी है और राजा में देवताओं के अंश निहित माने हैं, परंतु राजा को न तो निरंकुश माना है और न ही उसके देवीय अधिकारों को स्वीकार किया है। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजापालन है। मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की धारणा को स्वीकार किया है और मंत्रिपरिषद, सेना, प्रशासन, कर प्रणाली, विधि, न्याय, दंड आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। राज्य के दैवी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं।
फर्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का आधार दैवीय है। राजा व राज्य दोनों एक दूसरे की पर्याय माना है, अतः राजा की उत्पत्ति को ही मनु ने राज्य की उत्पत्ति माना है। राजा या राज से पूर्व की स्थिति को मनु ने अराजकतापूर्ण की संज्ञा दी है। इसमें मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बलों पर अत्याचार करता है। इस अराजकतापूर्ण स्थिति का अंत करने के लिए ही राजा या राज की उत्पत्ति की गई है। राजा ईश्वर द्वारा निर्मित श्रेष्ठ देवों के गुणों का अंशधारी है। उसमें 8 श्रेष्ठ देव इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर देवों की शक्ति का अंश होने के कारण वह स्वयं देव है। राजा जनता के लिए आदरणीय है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मनु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते की अवधारणा को अस्वीकार करता है। मनु दैवी उत्पत्ति के आधार पर राजा को स्वेच्छाचारी निरंकुश नहीं बनाता है। धर्म विरोधी आचरण पर राजा को दंडित किए जाने को मनु कहता है। राजा को धर्मसम्मत आचरण करना चाहिए एवं लोक कल्याण कार्य करना चाहिए। राजा या राज पर नैतिक व धार्मिक ग्रंथ, वेद, मनुस्मृति का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। मनुस्मृति में राज्य के सावीय स्वरूप का वर्णन किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है और राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की हैं। राजा, फर्स्ट राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर, चौथा जनपद, 5वां कोष, 6ठा दंड, 7वां मित्र। स्वामी या राजा को मनु ने महत्वपूर्ण अंग माना है राज्य का, और नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को ही राज्य के लिए आवश्यक माना है। दूसरा राज्य का आवश्यक अंग मंत्री। मनु का मानना है कि राज्य का कार्य कुशलता पूर्वक चलाने के लिए योग्य मंत्री होने चाहिए और राजा की अपनी कोई निजी शक्ति नहीं होती है, यह एक संस्थागत शक्ति है, इसलिए इसका प्रयोग सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है पुर। पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो, और मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्गों की आवश्यकता पर जोर दिया है। कुछ दुर्ग की श्रेणियां भी उन्होंने बताई हैं, जैसे मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गृह दुर्ग आदि का उन्होंने उल्लेख किया है। जनपद। राज्य के आवश्यक अंगों के रूप में मनु जनपद का उल्लेख करता है और जनपद में भूमि और जनसंख्या, उसमें निवास करने वाली जनता, दोनों को सम्मिलित किया है। 5वां राज्य का आवश्यक अंग कोष। राज्य में शासन के पास जो एकत्रित धन होता है उसको मनु ने कोष का नाम दिया है, और मनु की मान्यता है कि समुचित मात्रा में कोष होना चाहिए राज्य के पास, ताकि प्रजा की सुरक्षा की जा सके, उसके कल्याण के लिए कार्य किए जा सके। 6ठा राज्य का आवश्यक अंग दंड या सेना। मनु ने इस अंग को राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना के कई अंग जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना का उल्लेख किया है। 7वां आवश्यक मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है और 2 तथ्यों पर जोर दिया है। प्रथम तो यह कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता, उसके लिए संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। दूसरा, राज्य को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए ये यत्न करना है कि उसके अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहें। इस प्रकार मनु द्वारा राज्य की प्रकृति की विशेष राज्य के सावीय स्वरूप की संरचना की गई है। मनु की सत्ता सिद्धांत में भी कुछ विशेषताएं उल्लेखित हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, राज्य की 7 प्रकृतियों में राजा महत्वपूर्ण है, और दूसरा स्थान मंत्री का है।
सातों प्रकृतियों का अपना अपना महत्व है और ये सब एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं। सातों प्रकृतियों का स्वरूप स्वस्थ रहना आवश्यक है और इनमें यदि दुष्परिणाम विकृतियां हों तो उनसे उनको बचाया जाना चाहिए। राज्य की स्थिरता के लिए इन सातों अंगों का पूरक आपसे पूरक सहयोगी होकर कार्य करना आवश्यक है और राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए इन सातों अंगों की अपनी अपनी उपयोगिता है और इन सातों अंग अति आवश्यक है। इस प्रकार मनु का सप्तांग सिद्धांत राज्य को आवश्यक 7 अंगों से बना एक शरीर मानता है और राज्य के सावयव स्वरूप को मान्यता देता है। राज्य के कार्य क्षेत्र मनु राज्य के स्वरूप को लोक कल्याणकारी मानता है और प्रजारक्षण प्रजा के लोक कल्याण कार्य को आवश्यक मानता है और राज्य कार्य क्षेत्र में अनेक कार्यों को शामिल करता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर प्रजारक्षण। राज्य का प्रमुख कर्तव्य मनु प्रजारक्षण मानता है और राज्य की उत्पत्ति का भी आधार प्रजारक्षण ही मानता है। वो मानकर चलता है मनु की मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका के प्रतिकार में ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई, अतः प्रजारक्षण करना राज्य की स्थिति के लिए अनिवार्य है। इसी प्रजारक्षण में आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों से भी प्रजा की रक्षा करना राजा का दायित्व माना जाता है। इसके लिए दंड की व्यवस्था होना आवश्यक है, लेकिन क्योंकि दंड स्वधर्म पालन हेतु व्यक्ति को तैयार करता है अपने आप और शक्तिशाली लोगों को दुर्बलों पर अत्याचार करने से भी रोकता है, इसलिए दंड देना आवश्यक है। मनु बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा पर भी जोर देते हैं। मनु ये मानकर चलते हैं कि यदि शत्रु कोई आक्रमण करता है तो उससे प्रजा की सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए जहां तक आवश्यक हो युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध से प्रजा को हानि पहुंचती है और युद्ध तभी किया जाना चाहिए जब अति आवश्यक हो। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लोक कल्याण का कार्य है। प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थापना करना राज्य का आवश्यक दायित्व माना जाता है। राजा प्रजा के नैतिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करे, अर्थात राजा का कर्तव्य है कि वे अप्राप्त को प्राप्त करे और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे, राष्ट्र की हर संभव वृद्धि करे और होने वाले अभिवृद्धि को सुपात्रों में वितरित करे। प्रजा के सुख की जानकारी प्राप्त करता रहे, एक विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति समयबद्ध रूप से किया जाना आवश्यक है। समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता व पात्रता अनुसार अनुदान देना चाहिए। मनु ये मानकर चलते हैं कि ब्राह्मणों के लिए राज्य का अनुदान देना आवश्यक कार्य होना चाहिए राजा का, ताकि वो चिंता मुक्त होकर के समाज के लौकिक परलौकिक कल्याण के लिए चिंतन मनन कर सके। राजा को धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करना चाहिए और प्रजा के सर्वमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समस्त विद्याओं का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है। मनु ये मानकर चलते हैं कि न्यायपूर्वक कर संग्रह करना राजा का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजा पर अनावश्यक कर भार नहीं डालना चाहिए। राजा को व्यापारियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक अपराधों से भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राजा ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक वर्ग अपने जो निर्धारित दायित्व उनको पूरा करे और अपना स्वधर्म का पालन करे। राजा द्वारा समस्त वर्णों में आश्रमों की रक्षा करना भी एक आवश्यक कार्य है। न्याय की व्यवस्था करना भी राज्य कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। राजा को नीति व धर्म पर आधारित न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। उचित रीति व विचार पूर्वक दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए।
मनु के अनुसार दंड का भय व्यक्तियों में न्याय व कर्तव्य पालन पथ पर दृढ़ रखने के लिए आवश्यक है। प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। मनु राज्य की दायित्व पूर्ति हेतु एक सक्षम में संगठित प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक मानता है। इसके लिए वे अधिकारियों और कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण की व्यवस्था रखने के लिए कहता है। कर्मचारी व अधिकारी प्रजा के प्रति दायित्वों का सही निर्वाह करें, शक्तियों का दुरुपयोग न करें। राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है मनु परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह मानता है। मनु के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सतर्कतापूर्ण संचालन राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य है और यह कार्य ही प्रजा को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रख पाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन हेतु मनु एक सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार करता है। उस मंडल सिद्धांत, सद्गुण नीति, उपाय सम्मिलित हैं। इन सभी का विवेक सम्मत प्रयोग करने पर मनु जोर देता है। इस प्रकार राज्य के जो 7 महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका उल्लेख करने से स्पष्ट होता है कि मनु राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर अव्वल देता है।